गाइस हमारी दिस इज बसरोज। देखिए आज के पेपर में हम बात करेंगे पेपर थर्ड जो आपका माइंस लेजिस्लेशन है। ठीक है, माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपका जो पेपर थर्ड है उसमें आपको माइंस लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो उसमें हम क्या एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी FAQ देखेंगे। ठीक है, क्या हो सकते हैं वो देखेंगे, हमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वहाँ से। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो है, देख लेते हैं इसको फटाफट। ओके, लास्ट टाइम पे आप क्या ही करेंगे, बस हम एक रिवीजन कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव प्रोविजन रिगार्डिंग सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द माइन वर्कर। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन से लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं जो वाकई में अभी चल रहे हैं, किसके संदर्भ में, सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर, जो भी माइन वर्कर्स हैं उनके सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या ऐसे एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव प्रोविजंस दिए गए हैं, पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो वही हम समझेंगे। देखो यहाँ पे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ्टी वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन माइंस आर द कंसर्न ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्री 55 यूनियन लिस्ट आर्टिकल 246। देखो यहीं से एक लाइन में अगर आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो, इसमें आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल यानी हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 में बात होती है कि जो माइंस में वर्कर्स हैं उनके सेफ्टी वेलफेयर और हेल्थ के लेके यहाँ पे कंसर्न जताया गया है कि वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो याद रखिएगा इंट्री 55 में मेंशन है ये यूनियन लिस्ट में, और आर्टिकल 246 में यहाँ पे मेंशन किया गया है। समझ में आया। देखो आगे, ऑब्जेक्टिव इज रेगुलेटेड बाय द माइंस एक्ट 1952 एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम देयर अंडर विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो कि जो ऑब्जेक्टिव है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, माइंस एक्ट 1952 के द्वारा, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किया जाएगा किसके अंडर में, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी यानी DGMS के द्वारा जो है इसको क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे समझो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन अंडर द माइंस एक्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय DGMS। देखो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात हो रही है, जो भी माइंस एक्ट के अंतर्गत आती है DGMS के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है। तो उसमें कौन कौन से एक्ट्स हैं देख लो आप। कोल्स माइंस रेगुलेशन यानी CAMR 1957 है, टेलीफेरियस माइंस रेगुलेशन 1961, ऑयल माइंस रेगुलेशन 1984, माइंस रूल 1985, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग 1966, माइंस रेस्क्यू रूल 1985, माइंस क्लच रूल 1966। तो ये रूल्स थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, है ना। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से इसमें सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हैं जो आते हैं माइंस एक्ट के अंतर्गत, तो ये आपको याद रहना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, हाउ द कंप्लाइंस ऑफ द प्रोविजन आर इंश्योर्ड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लाइंस मतलब क्या होता है, पालन करना, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको पालन कैसे करना है। तो यहाँ पर नीचे देखो कौन करता है, यहाँ पे देखो ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ द माइन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजन ऑफ द माइंस एक्ट एंड रूल्स फ्रेम अंडर एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द माइंस एक्ट 1952। देखो माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 18 में क्या कह रहा है कि जो भी ऑनर है, एजेंट है या मैनेजर है माइंस का, ठीक है, तो उनको जो है ये पालन करना है। ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं, हेल्थ सेफ्टी प्रोविजंस दिए गए हैं, इनको इसका पालन करना है। ओके, समझ लीजिए किस सेक्शन में है, सेक्शन 18 में है माइंस एक्ट के 1952 के सेक्शन 18 में ये चीज़ मेंशन है कि ये ओनर एजेंट मैनेजर जो है माइंस के ये जो है अनुपालन करेंगे इस प्रोविजंस का। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े क्वेश्चन 3 पे, हाउ द प्रोविजन ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर एमिनिटीज आर इन्फोर्स्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो प्रोविजंस हैं हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर एमिनिटीज़ के, इसको कैसे इम्पोज किया जाता है। ठीक है, कैसे इन्फोर्स मतलब कि लागू करना, मतलब किस तरीके से इन्फोर्स किया जाता है लोगों के ऊपर, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया, देखेंगे हम वही। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DGMS इज द इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो कौन इसको इन्फोर्स करता है, कौन इनको इम्पोज करता है इस रूल्स को, तो DGMS। ठीक है, विच इंश्योर कंप्लाइंस ऑफ द स्टेटेड प्रोविजन थ्रू इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स। जो भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होते हैं वो इंस्पेक्शन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि इसके तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं, ये इसमें पता करते हैं। ओके, आगे देखते हैं, द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजन ऑफ द माइंस एक्ट एंड रूल्स आर इनवेरिएबली चेक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जनरल इंस्पेक्शन ऑफ द माइंस। बहुत सिंपल से लिखा हुआ है कि इसको चेक किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जनरल इंस्पेक्शन ऑफ माइन। अच्छा, द वायलेशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जनरल इंस्पेक्शन ऑफ माइन, द वायलेशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच इंस्पेक्शन आर बीइंग फॉलोड बाय द subsequent follow-up inspection in case of non-compliance. The government the improvement notice, prohibitory or orders etc. are also being issued till it compiled. ठीक है, तो ये जो वायलेशन होता है, मान लीजिए कोई भी जनरल इंस्पेक्शन हो रहा है इसमें, वहाँ पे उनको वायलेशन वहाँ पे देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे वायलेशन हुआ है, तो फिर उसका आगे कार्रवाई उसकी की जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द रोल एंड फंक्शन ऑफ DGMS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्या रोल और फंक्शन है DGMS का, तो देखो यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ माइन, बिल्कुल इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन इनटू कहाँ एक्सीडेंट्स, डेंजरियस अकरेंस, इमरजेंसी रिस्पांस या फिर कंप्लेंट्स एंड अदर मैटर्स। तो जब भी कोई डेंजरियस अकरेंस या डेंजरियस कुछ आपात घट जाती है या कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो वहाँ पे ये देखते हैं, एक्सीडेंट्स में देखते हैं, कंप्लेंट्स या कोई भी अदर मैटर्स होता है माइन से रिलेटेड, तो वो DGMS देखते हैं, तो काम ये होता है। अच्छा,
और क्या है, ग्रांट भी देते हैं। किस पे, स्टैट्यूटरी परमिशंस देते हैं, एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन देते हैं ये डीजीएमएस। प्रीव्यू ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड माइनिंग प्लान्स। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ माइन सेफ्टी इक्विपमेंट, मटेरियल एंड अप्लायंस। तो ये सारी चीज़ भी अप्रूव करते हैं, ग्रांट करते हैं। तो जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है उसके डेवलपमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन भी करते हैं, मटेरियल और सेफ वर्क प्रैक्टिस थ्रू वर्कशॉप भी कराते हैं ताकि आप सेफ प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी लेजिस्लेशन एंड स्टैंडर्ड। तो जो भी सेफ्टी लेजिस्लेशन है उसको डेवलप करना, उसके स्टैंडर्ड को डेवलप करना। नेक्स्ट है सेफ्टी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ठीक है, तो जो भी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है उसको लागू करना उस तरीके से। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ग्रांट ऑफ कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स, तो एग्जाम कंडक्ट करवाना ताकि आप जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स आपको मिल सकता है वो मिल पाए। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रमोशन इनिशिएटिव इंक्लूड्स, क्या क्या सेफ्टी प्रमोशन इनिशिएटिव लागू किया जाता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस, नेशनल सेफ्टी अवार्ड, सेफ्टी वीक्स एंड कैंपेन, ये सब चीज़ लागू करते हैं। कौन लागू करता है, डीजीएमएस, सेफ्टी प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट है प्रमोट, क्या करते हैं ये, सेफ्टी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम प्रमोट करते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट थ्रू वर्क्समैन इंस्पेक्टर, सेफ्टी कमेटी, ट्रिपार्टाइट रिव्यू, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रमोट करते हैं डीजीएमएस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट इन माइंस। देखो यहाँ पे क्या प्रोविजन दिए गए हैं, क्या ऐसे कानून है किसके रिस्पेक्ट में एक्सीडेंट अगर हो जाता है माइंस में तो क्या यहाँ पर कानून दिए गए हैं, देखो इंपॉर्टेंट है ये। फॉलोइंग प्रोविजन आर एक्जिस्टिंग द माइंस एक्ट एंड रूल्स एंड द रेगुलेशन मेड देयर अंडर ऑन द एक्सीडेंट इन माइंस। देखो सेक्शन 23 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, तो सेक्शन 23 माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 23 में आप क्या देखोगे, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के बारे में बताया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कौन सा सेक्शन में आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट मिल जाएगा, तो याद रखिएगा सेक्शन 23। ओके, अच्छा, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट बाय माइन मैनेजमेंट ऑफ डीजीएमएस, तो जो भी माइन मैनेजमेंट है डीजीएमएस का वहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। इंक्वायरी एक्सीडेंट बाय डीजीएमएस, तो कौन इंक्वायरी करेगा, डीजीएमएस करेगा। अच्छा देखो रेगुलेशन 9 में क्या दिया गया है, prescribes nature of accident and forms in which notice are to be sent to specified person, which includes coal mines welfare commissioner in case of fatal and serious accident। अगर हमारे कोई फैटल या सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे उस केस में क्या हुआ, एक स्पेसिफाइड पर्सन को यहाँ पे भेजा जाएगा ये नोटिस, जिसमें कोल माइन वेलफेयर कमिश्नर हो जाएंगे। ओके, ये आते हैं इसमें, तो ये जो है यहाँ पे आके क्या करेंगे, चेक करेंगे। और कौन इन्वेस्टिगेट करेंगे यहाँ पे, ये देखो कोल माइन वेलफेयर कमिश्नर, तो जो भी कोल माइन वेलफेयर कमिश्नर है वो यहाँ पे इस केस में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखो रेगुलेशन 199 में क्या दिया है, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्ब अनलेस अदरवाइज परमिटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। प्लेस ऑफ एक्सीडेंट यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कि कोई भी एक्सीडेंट जहाँ पे होता है तो वहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर के अलावा आप वहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है, वहाँ पे आप एंट्री नहीं होगा आपका। तो ये किस रेगुलेशन में दिया गया है, 199 में, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो रेगुलेशन 199 के ए में क्या दिया है, इन्फोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी प्लान इन द माइन इमीडिएटली आफ्टर अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ पे इमरजेंसी प्लान लागू कर दिया जाता है माइन में, मान लो कोई भी जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है तो ये किसमें मेंशन है, रेगुलेशन 199 के ए में, बिल्कुल याद रखना, इसको भूलना नहीं है। आगे हम चलेंगे सेक्शन 24 की तरफ, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन केस ऑफ एक्सीडेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है ताकि वो एक कोर्ट बैठा सके इंक्वायरी के लिए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मली अपॉइंट्स कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट एंड डिजास्टर इन माइंस। मान लीजिए माइंस में कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डिजास्टर हो जाता है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो एक कोर्ट बैठा सकता है इंक्वायरी के लिए, अगर इस केस में ऐसा होता है तो। ये किस सेक्शन में दिए गए, सेक्शन 24 के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े 6 नंबर पे, व्हाट आर द मेजर केसेस ऑफ एक्सीडेंट इन माइन। देखो माइंस में कह रहा है कि मेजर केसेस क्या होते हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड। देखो कोल माइंस आर कंसिडर्ड आर मोर रिस्की देन मेटालिफेरियस माइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो कोल माइंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है अगर हम कंपेयर करें मेटालिफेरियस माइंस से पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो ये समझ में आया। द इंसिडेंट्स ऑफ एक्सीडेंट एंड नंबर ऑफ फैटेलिटी इन कोल माइंस आर हायर देन नॉन कोल माइंस। देखो जो भी एक्सीडेंट होते हैं या कोई भी इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट से रिलेटेड तो वहाँ पे क्या होता है कि फैटिलिटी जो ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे कोल माइंस में इन कंपेरिजन टू नॉन कोल माइंस, ठीक है, ये समझो। मेजर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट इन माइंस, मेजर काउजेज क्या, मेजर कारण क्या है एक्सीडेंट होने का माइंस में। देखो एक्सप्लोजन एंड फायर्स, तो एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट हो सकता है या फिर फायर हो सकता है, आग लग सकती है, क्यों होता है, मीथेन एंड कोल डस्ट एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल। देखो यहाँ पे मीथेन और कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है या फिर स्पॉन्टेनियस हीट मतलब जलने लगेगा कोल अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ पे एक्सप्लोड हो सकता है। ओके, आगे देखेंगे इनंडेशन, ये क्या दिया हुआ है, इनंडेशन मतलब क्या होता है, सडन इनरश ऑफ वाटर इनटू द माइंस। मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा ज़्यादा अगर माइंस में आ जाता है फ्रॉम सरफेस अंडरग्राउंड, मतलब सरफेस अंडरग्राउंड से अगर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्राटा फेलियर मतलब रूफ एंड साइड फॉल इन अंडरग्राउंड माइंस, मान लीजिए रूफ है और जो साइड है वो सब गिर जाए अंडरग्राउंड माइंस में
या फिर पिट एंड डंप स्लाइड एंड फेलियर इन ओपन कास्ट माइन। तो ओपन कास्ट माइन में क्या होता है, पिट और डंप स्लाइड्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टार्टर फेलियर हो जाएगा। ओके, तो इस केस में ये सब चीज़ें देख पा रहे हो आप, ये डिजास्टर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। हैवी अर्थ मूविंग मशीन यानी हेम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, शॉवल, डंपर, ट्रक एंड डिपर्स, तो ये सब की वजह से भी यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, हुए भी हैं काफ़ी ज़्यादा, आप देखोगे केस स्टडी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इससे एक्सीडेंट्स होते हैं। लास्ट में बढ़ेंगे 7, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में 7 की तरफ। व्हाट स्टेप्स आर बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट इन माइंस। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे क्या प्रिवेंशन किया जाता है, जब मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करते हैं, कौन सा स्टेप लेते हैं ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके। देखो क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑल फैटल एंड सीरियस एक्सीडेंट्स इंक्लूड डेंजरस अकरेंस स्पेशली ड्यू टू फायर, एक्सप्लोसिव गैसेस एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय DGMS। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी फैटल या सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि मान लो डेंजरस अकरेंस, तो मान लीजिए आग लग जाए, एक्सप्लोड हो जाए, या कोई चीज़ गैस उसका बहुत ज़्यादा पूरा गैस से भर जाए वो लोकेशन, और तो वो सब चीज़ें किनकी तरह इंक्वायर किया जाता है, DGMS की तरह इंक्वायर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी लीगल एक्शन आर डीम्ड फिट इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द पर्सन फाउंड रिस्पांसिबल फॉर द एक्सीडेंट आर टेकन। तो यहाँ पे देखो लीगल एक्शन लिया जाता है उस पर्सन के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सीडेंट के। ओके, समझे आप। Point third है, accidents are also technically analyzed in detail and based on finding of such analysis, technical circular instruction and guidelines are issued on various cases and failure to improve the standard of safety in mind to prevent such reoccurrence। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो टेक्निकली एनालाइज किया जाता है, ठीक है, डिटेल में, और कुछ किसके ऊपर बेस्ड है ये, कुछ फाइंडिंग्स के ऊपर, जैसे कि एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस, ये सब इशू किए जाते हैं। कुछ फेलियर्स और कारण जो होते हैं उनकी वजह से ये सब एनालाइज किया जाता है ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। जो भी सेफ्टी है माइंस में उसके स्टैंडर्ड्स एक बनाया जाएगा, उसको कैसे हम बचा सकें, कैसे इसको हम रीअकर होने से रोक सकें, इसलिए यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग इनको टेक्निकली एनालाइज किया जाता है जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है 4, एक्सीडेंट प्रोन माइंस। एक्सीडेंट प्रोन माइंस मतलब कि वो जगह जहाँ पे ज़्यादा ही तर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और ऑल्सो आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ फोकल अटेंशन आर गिवन ऑन सच माइंस थ्रू इंस्पेक्शन एंड फॉलो अप एक्शन सो दैट दे कंडीशन अबाउट टू सेफ लेवल। अब देखो यहाँ पे जैसे आप देखे होंगे कि कहीं भी कोई भी एक जगह होता है पर्टिकुलर वैसे बन जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो एरिया है एक्सीडेंट प्रोन माइंस जो एरिया है उनको आइडेंटिफाइड किया जाए, ठीक है, उनको एनालाइज किया जाए, पूरी फोकल अटेंशन देके और इंस्पेक्शन किया जाए वहाँ पे, और ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि वहाँ पे दोबारा उसको ऐसा एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, उसको सेफ लेवल पे लेके आया जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स टेकन टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ एक्सीडेंट माइंस। तो यहाँ पे रेमेडियल मेजर्स क्या ले जाते हैं ताकि हम जो रेट ऑफ एक्सीडेंट्स है माइंस का उसको कम कर सकें। तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट, तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट लागू करना होगा, ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग चल रहा है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ माइन बाय सेफ्टी सुपरवाइजर इन द माइंस इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइनिंग कंपनी एंड बाय इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बाय DGMS। तो इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है माइनिंग कंपनी का और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है जो DGMS का, इनको सारे को मिलकर एक क्लोज मॉनिटरिंग करना होगा माइंस में। ओके, अच्छा आगे देखेंगे, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट आर द लेजिस्लेटिव प्रोविजन रिलेटेड टू सेफ्टी एंड हेल्थ इन इंडस्ट्री। तो क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर और वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज है कवर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि किस फैक्ट्री एक्ट में यहाँ पे आपके सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर की बात होती है, यानी जो भी वर्कर एम्प्लॉयड हैं फैक्ट्रीज में उनके हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर के बारे में बात होती है, तो किस के अंडर ये कवर होता है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 लगाओ गया, ठीक है, विच इज सेंट्रल लेजिस्लेशन, तो ये केंद्रीय लेजिस्लेशन के अंतर्गत आएगा। दैट कंटेन्स डिटेल प्रोविजन ऑन हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर वर्किंग आवर लीव पेनल्टीज एक्सेट्रा एंड इज एप्लीकेबल टू प्रीमाइसेस वेयर इन 10 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड विदाउट द एड ऑफ पावर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस एक्ट में डिटेल प्रोविजन दिया गया है किसके लिए, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर वर्किंग आवर्स लीव पेनल्टीज, ये सब के बारे में डिटेल प्रोविजन दिए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत। तो अगर हम ये प्रोविज़न की बात करें तो ये किसके लिए भी एप्लीकेबल है, देखिए जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं विदाउट एनी एड ऑफ पावर, वहाँ पे जो है ये एप्लीकेबल है। ओके, अच्छा, द स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 85 ऑफ द एक्ट टू ब्रिंग दोज फैक्ट्री where less than 10 workers with the aid if the power of or 20 or more workers are employed without the aid of power under the purview of this act। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है एम्पावर्ड है सेक्शन 85 के अंतर्गत, और ये उन फैक्ट्रियों को ला सकता है वापस जो 10 वर्कर्स से कम वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, है ना, विथ द वेट के साथ। लेकिन इफ़ पावर ऑफ 20 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड, अगर पावर में है कुछ 20 लोग से ज़्यादा काम करते हैं, कुछ ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, तो उनको एड नहीं मिलेगा, एड का पावर नहीं मिलेगा इस एक्ट के अंतर्गत।
ओके, अब आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन 10 देखेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। देखो फैक्ट्री एक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, यहाँ पे देखो द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस फैक्ट्री एक्ट 1948 रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स, ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल यूज्ड इन फैक्ट्रीज। दिस प्रोविजन को इनकॉर्पोरेटेड इन 1987 आफ्टर द भोपाल ट्रेजेडी। तो याद रखिएगा भोपाल ट्रेजेडी कब हुआ था, तो 2 से 3 दिसंबर के बीच में हुआ था ये, ठीक है, 2 से 3 दिसंबर के बीच में हुआ था 1984 में। ओके, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्पल आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था वो कब हुआ था, या ये पूछ सकता है कि किस गैस के लीक होने से हुआ था ये। तो याद रखिएगा आइसोसाइनाइड के गैस के ये लीक होने से ये यहाँ पे ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। और क्या दिया है, हेल्थ प्रोविजन दिया, सेफ्टी प्रोविजन, वेलफेयर प्रोविजन, वर्किंग आवर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, एनुअल लीव्स विद वेजेस, स्पेशल प्रोविजन दी गई है, पावर टू अप्लाई द एक्ट ऑफ सर्टेन प्रीमाइसेस, डेंजरस ऑपरेशन, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल डिजीज, पावर ऑफ इंक्वायरी एक्सेट्रा। पेनाल्टी और प्रोसीजर्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग टू रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स आर गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे हेल्थ प्रोविजन दिया क्या है, एवरी फैक्ट्री मस्ट टेक द फॉलोइंग मेजर्स एज पर द कंडीशन एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू इंश्योर हेल्थ ऑफ द वर्क्स। अब देखो यहाँ पे हर फैक्ट्री में कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, कुछ प्रोविजन दिए गए हैं ताकि आप इंश्योर कर सको हेल्थ वर्कर्स का, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ दी है, तो कीप इट्स प्रीमाइसेस इन ए क्लीन स्टेट में होना चाहिए। तो डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स, जो भी डिस्पोजल होंगे, वेस्ट होंगे, उसको सही तरीके से डिस्पोज किया जाए। टू मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड रिजनेबल टेम्परेचर, एक रिजनेबल टेम्परेचर होना चाहिए, एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड फ्यूम्स, तो ये भी ध्यान में रखना है कि डस्ट जो भी एक्यूमुलेशन होता है, यानी जो भी डस्ट और फ्यूम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, उनको प्रिवेंट किया जा सके। टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग को भी अवॉइड करना होगा। टू प्रोवाइड सफिशिएंट लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन एंड यूरिनल्स, देखो यहाँ पे सफिशिएंट लाइटिंग होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर और लैट्रिन यूरिनल्स होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सेफ्टी प्रोविजंस देखो यहाँ पे दिए गए हैं, क्या है, टू फेंस सर्टेन मशीनरी, कुछ मशीनरीज को फेंस कर देना चाहिए। टू प्रोटेक्ट वर्कर्स रिपेयरिंग मशीनरी इन मोशन, जैसे मान लीजिए कोई भी मशीनरी है वो मोशन में है तो उसको रिपेयर नहीं करना है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना है, जब वो रेस्ट में हो तब आप रिपेयर करो, ठीक है। टू प्रोटेक्ट यंग पर्सन वर्किंग ऑन डेंजरस मशीन्स, तो यंग पर्सन को रोकना है, प्रोटेक्ट करना है जो भी डेंजरस मशीन्स होते हैं वहाँ पे वर्क करने से। टू इंश्योर हॉइस्ट एंड लिफ्ट एंड प्रेशर वेसल एरिया आर ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन मेंटेन इन गुड वर्किंग कंडीशन, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी प्रेशर वेसल्स होते हैं, जो भी लिफ्ट्स होते हैं, वो सब साउंड कंस्ट्रक्शन में होने चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, नहीं कि खराब है तो वहाँ पे और ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फ्लोर स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस इन एवरी फैक्ट्री शैल बी ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्ली मेंटेन बाय इंश्योर सेफ्टी ऑफ द वर्क्स। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी सीढ़ी हैं, स्टेयर्स हैं, या फिर कोई भी एक्सेस है फैक्ट्री में जाने के लिए, तो वो सब सही तरीके से होने चाहिए, ठीक है, सही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अच्छा, ये इस सबको भी ध्यान में रखते हुए सेफ्टी को हम ज़्यादा यहाँ पे महत्व देंगे। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम इंजरी टू देयर आईज, तो वर्कर्स जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट करना है ताकि उनके आई में इंजरी कुछ ना हो जाए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम डेंजरस डस्ट, गैस, फ्यूम्स और वेपर्स, तो यहाँ सबसे बचाना है डेंजरस गैस, फ्यूम्स और वेपर्स से। टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम फायर, एक्सप्लोसिव और फ्लेमेबल डस्ट और गैस, इनको प्रोटेक्ट करना है फायर, आग से, एक्सप्लोसिव से, फ्लेमेबल डस्ट और गैस से। हमारा 11वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। तो अब कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत इंस्पेक्टर को क्या पावर दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखो क्या पावर दिए गए हैं। टू इंटर एनी प्लेस विच इज यूज एज ए फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्री है वहाँ पे वो इंटर कर सकते हैं। टू मेक एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीमाइसेस प्लांट एंड मशीनरी, जो भी प्लांट और मशीनरी है उससे क्या प्रीमाइसेस है वो सब एग्जामिन कर सकते हैं। टू रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी रजिस्टर एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द फैक्ट्री, तो जो भी फैक्ट्री है उसका कोई भी रजिस्टर्ड है वो देख सकता है कि कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। टू मेक स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, किसी का भी स्टेटमेंट ले सकते हैं वहाँ इंडस्ट्री में, ये याद रखेगा। आगे है टू इनिशिएट लीगल एक्शन फॉर वायलेशन एंड नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स मेड देयर अंदर, जो है कोई भी वायलेशन होता है अगर कुछ प्रोविजंस का, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वहाँ उसका प्रोविजन का अगर वायलेशन होता है तो वहाँ पे लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 12th नंबर, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग ऑक्यूपेशनल डिजीज इन द फैक्ट्री। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर एनी वर्कर इन a factory contacts any noticeable disease as specified in the third schedule, the manager of the factory shall send a notice to inspector of factory in such a form and manner as prescribed section 89, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी फैक्ट्री में कोई वर्कर है, देखो अगर उसको कोई भी नोटिफिकेबल डिजीज ऐसा लग रहा है कि उसको हो गया है जो कि थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, तो मैनेजर जो है फैक्ट्री का वो क्या करेगा, नोटिस भेजेगा किसको, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को, ठीक है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में भेजेगा जो कि सेक्शन 89 में मेंशन है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये हम देखेंगे व्हाट एक्शंस आर इनिशिएटेड अगेंस्ट द मैनेजमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देखो क्या ऐसा स्टेप लिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा अगर कोई वायलेशन करता है इस प्रोविजंस का, तो देखो द इंस्पेक्शन विजिट द फैक्ट्री एंड वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स फ्रेम अंडर देयर अंडर
और brought to the notice of the proprietary manager for taking necessary action। तो जाहिर सी बात है एक necessary action लेंगे जिसके खिलाफ जिसने भी इसका वॉयलेशन करा है। तो बहुत सिंपल से लिखा हुआ है, आगे देखेंगे। देखो लास्ट वन क्या है, इन केस ऑफ मैनेजर डू नॉट अबाइड बाय द रिटन ऑर्डर इशू बाय द इंस्पेक्टर प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड फॉर द वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल्स पावर ऑफ इंस्पेक्टर आर गिवन इन सेक्शन 940A एंड सेक्शन 87 के ए। देखो अगर कोई भी इंस्पेक्शन प्रोसिक्यूशन के द्वारा कोई इशूड किया जाता है रिटन ऑर्डर, और मान लो वो मैनेजर नहीं मानता उसको, रिटन ऑर्डर को नहीं मानता है, तो वो वायलेशन कर रहा है एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन का, ठीक है, जो भी प्रोविजन दिए गए उनका उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पे पावर है इंस्पेक्टर के पास किस सेक्शन में, सेक्शन 9 में, 40 के ए में, 87 के ए में जो है इनके पास पावर है, वो एक सर्टेन स्टेप ले सकते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इसके खिलाफ। हम लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय DGFASLI टू इंप्रूव सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो क्या मेजर इनिशिएटिव लिया गया है DGFASLI के द्वारा ताकि सेफ्टी हेल्थ जो है वर्कर्स का उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, DGFASLI undertook the framing and model factory rules in consultation with the Chief Inspector of Factories, Union Territory for guidance and adoption of by the state government to ensure uniformity। देखो तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया जाए ताकि इंश्योर कर सकें हम एक यूनिफॉर्मिटी। ओके अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। एनुअल कॉन्फ्रेंस को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना, ताकि वहाँ पे एक मीटिंग हो सके, बात कर सके हम कैसे कैसे क्या हमें लागू करना है। नेक्स्ट है नेशनल एंड कंसल्टेंसी स्टडीज आर अंडरटेकिंग टू assess the status of occupational health of the workers in factory and to formulate appropriate standard guideline for inclusion in the statutes। तो जो भी एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ होता है वर्कर्स का फैक्ट्री में, तो उसके स्टेटस के लिए आपको नेशनल कंसल्टेंसी स्टडीज़ जो है करना पड़ेगा, है ना, ताकि जो है एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड और गाइडलाइन बनाया जा सके ताकि आप इसका इंक्लूजन कर सको स्टैट्यूट्स में। ओके आगे देखेंगे, कंडक्ट प्रोफेशनल एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर्स, फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर्स, स्पेशलाइज सर्टिफिकेट कोर्स फॉर कॉम्पिटेंट सुपरविजन इन हजारियस प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे स्पेशलाइज सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ प्रोवाइड करते हैं ये लोग ताकि जो कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर्स हैं वो सब हजारियस प्रोसेस इंडस्ट्रीज में बहुत सही तरीके से काम कर पाएँ। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको पता होना चाहिए, ओके, जो कि पेपर 3 में आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।